हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो पिछले सेशन में आखिरी में एक क्वेश्चन था जिसमें एक रोम्बस बना रखा है, ठीक है। और रोम्बस में पॉइंट ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस निकालनी है। वो सर्किट में दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। हर एक जो लाइन दिखाई दे रही है उस पे एक एक रेजिस्टर है। ठीक है, इस टाइप का सर्किट था। और पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस निकालनी है। एवरी रेजिस्टेंस इज आर। तो देखो, सर्किट में सिमिट्री तो है, ठीक है। सर्किट में सिमिट्री है, या एटलीस्ट ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट तो ये सर्किट सिमेट्रिक है। तो ये मैं एक डॉटेड एक्सिस बना रहा हूँ। ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है। जैसा इस एक्सिस के लेफ्ट पर है ये सर्किट, वैसा ही इस एक्सिस के राइट साइड पे है, ठीक है। वैसे अ, होने को तो चलो, हमें ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी दिखाई दे रहा है। जैसा ये सर्किट इसके ऊपर है वैसा नीचे है, मगर रेजिस्टेंस ना हमने ए और बी के बीच में निकालनी है। रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालनी है, तो हमें जो जिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से काम पड़ेगा वो यही वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सर्किट लेफ्ट राइट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, जैसा कि हम पिछले सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है ना। तो ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करके फिर सिमेट्री की वजह से क्या क्या बेनिफिट होगा ये डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कनेक्ट ए बैटरी बिटवीन ए एंड ए एंड बी। तो क्वेश्चन ये था, फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में लेटस से हमने एक बैटरी कनेक्ट की, ऐसे। अब ये बैटरी करंट सप्लाई करेगी, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, नेगेटिव में एंटर कर रहा होगा। फिर अब ये करंट देखो आगे जाके सर्किट में फैल जाएगा। ये करंट, ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकला ना, वो इस पॉइंट पे चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। चार रास्ते तो हैं ही ना करंट के लिए। एक चीज हम डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ये है कि लेफ्ट और राइट जाने वाले करंट इक्वल होंगे। लेफ्ट और राइट साइड पे जाने वाले करंट इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। देखो, ये जो कंप्लीट सर्किट है ये इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। ये डॉटेड एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्री का तो मतलब ही ये है कि जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है उसके दोनों तरफ आइडेंटिकल वे में करंट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो जितना करंट इस एक्सेस के राइट पे जाएगा उतना ही करंट इस एक्सेस के लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। दोनों तरफ करंट I1 ले लिया। बाकी फिर करंट अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको कुछ चलो I2 ले लेते हैं, जो नीचे आ रहा है उसको I3 ले लिया, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी भी किसी स्टूडेंट के माइंड में अगर ये है कि ये चार रेजिस्टर्स तो सेम है, चारों में सेम करंट जाएगा, अरे इसका डिस्कशन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। पिछले सेशन में हो चुका है इसका डिस्कशन। करंट जो एंटर कर रहा है एक रेजिस्टेंस में, वो सिर्फ उसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है
कंप्लीट सर्किट पे डिपेंड करता है कि वो जो करंट है आगे उसके लिए क्या क्या पाथ होगा। वो कंप्लीट सर्किट पे करंट डिपेंड करता है कि उस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो ये सोचना गलत है कि बस चारों रेजिस्टर्स आर है, चलो चारों में सेम करंट चला गया। ये सोचना गलत है, ठीक है। ये इसका डिस्कशन पिछले सेशंस में हो चुका है। किसी को इसमें डाउट है तो पिछला सेशन जो पिछली रिकॉर्डिंग्स है उसको आप देख सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, तो फिर चलो अब ये करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अब और थोड़ा सिमेट्री आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे जो करंट I2 गया, ये जो करंट I2 गया ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्योंकि देखो, यहाँ जो करंट पहुंचा, अब उसके बाद उसके उस करंट के पास भी तो दो आइडेंटिकल पाथ है। इस करंट के पास दो आइडेंटिकल पाथ है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, दोनों तरफ करंट इक्वल चला जाएगा। तो I2 करंट का हाफ करंट इधर आ गया और बाकी I2/2 इस तरफ आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम अगर आगे चलें, हमने पिछले सेशंस में एक प्रोसीजर डिस्कस किया था, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, तो किसी एक नोड पे पोटेंशियल मानते हैं कुछ, ठीक है, और फिर बाकी नोड्स का पोटेंशियल निकाल के देखते हैं कि सिमेट्री आर्ग्यूमेंट के बेस पे इस क्वेश्चन में क्या क्या सिंप्लिसिटी हो जाएगी। एज पर मेथड ऑफ nodal analysis, as per method of nodal analysis, let potential at node A is V नॉट, ठीक है। नोड ए पे पोटेंशियल V नॉट मान लिया, तो फिर अब बाकी नोड्स का पोटेंशियल निकालते हैं। आ, इस पॉइंट को C कह दिया, इसको D कह दिया, और पोटेंशियल उसी पॉइंट का V नॉट मानते हैं जो थोड़ा सिमेट्रिक पोजीशन पे है। मतलब इस पूरे सर्किट को देखें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है ना, पॉइंट ए का पोटेंशियल V नॉट मान लो और फिर आगे प्रोसीड करें। हाँ, लेट पोटेंशियल एट नोड ए इज V नॉट, हैंस पोटेंशियल एट नोड सी पे जो पोटेंशियल होगा, अब देखो ए पर पोटेंशियल V नॉट है, ए से सी की तरफ करंट I1 जा रहा है, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे लो पोटेंशियल होगा। यहाँ V नॉट है तो सी पे हो जाएगा V नॉट माइनस I1R। V नॉट माइनस I1R, पॉइंट सी पे ये पोटेंशियल होगा, V नॉट माइनस I1R। और फिर पॉइंट ए पे हमने V नॉट पोटेंशियल माना, ठीक है। पॉइंट ए पे V नॉट पोटेंशियल माना है। अब करंट I1 टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, करंट I1 टूवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ V नॉट है, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आएगा I1R, पोटेंशियल का ड्रॉप I1R। यहाँ V नॉट तो यहाँ बन जाएगा V नॉट माइनस I1R। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट डी विल बी V नॉट माइनस I1R, ठीक है। तो चलो यहाँ तक सॉल्व करके हमने देखा कि सी और डी का तो पोटेंशियल बराबर हो गया, इस पॉइंट सी और इस पॉइंट सी और डी का पोटेंशियल तो बराबर हो गया। तो इसके बेस पे कुछ, अगर पोटेंशियल बराबर हो गया तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इस सर्किट में। सी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो गया, बताओ। अगर सी और डी का पोटेंशियल बराबर हो गया ना, इसके बेस पे एक सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। ये सर्किट कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में आता है। ऐसे सर्किट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फ्लिप किया जा सकता है, पलटा जा सकता है, फ्लिप किया जा सकता है, पलट सकते हैं। क्योंकि देखो, ये सर्किट का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। जितना पोटेंशियल पॉइंट सी का है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट डी का है। तो सी और डी को तो हम कनेक्टेड मान सकते हैं, सी और डी को कनेक्टेड मान सकते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है। देखो, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, जैसे अगर हम कुछ रेजिस्टेंस की बात करें, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, ठीक है। तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, इन तीनों के लेफ्ट एंड सेम पोटेंशियल पे है और इन तीनों के राइट एंड भी सेम पोटेंशियल पे है, तभी तो ये पैरेलल में है। तो अगर पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर है तो हम तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टर्स को भी पैरेलल में ले सकते हैं। मतलब
इस सर्किट को इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री के अबाउट फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल बराबर है, तो सी और डी को कनेक्ट ही कर दो। ठीक है, तो as vc equal to vd, hence we can flip this circuit about, we can flip this circuit about dotted axis of symmetry, डॉटेड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब इस एक्सेस के अबाउट ये सर्किट यूं फ्लिप किया जा सकता है, पलटा जा सकता है। अगर पलट देंगे तो होगा क्या, देखो, एक्सेस का ये जो राइट वाला पोर्शन है ना, इसको फ्लिप करके यूं लेफ्ट वाले पे ले जा सकते हैं। ठीक है, राइट वाले पोर्शन को यूं फ्लिप करके लेफ्ट वाले पे ले जा सकते हैं, या लेफ्ट वाले पोर्शन को यूं फ्लिप करके राइट वाले के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, फ्लिप का ये मतलब होता है क्योंकि पोटेंशियल बराबर है ना, पोटेंशियल बराबर है तो फिर रेजिस्टर्स को पैरेलल में माना जा सकता है। ठीक है, अब ये सर्किट उसके बाद बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो, नाउ दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज पॉइंट ए इधर, पॉइंट बी इधर। ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस आर, ये वाला रेजिस्टेंस आर, और फिर एक रेजिस्टेंस इधर, एक इधर, और फिर इधर। देखो, ये रेजिस्टेंस आर, ऊपर वाला आर। अब हमने सर्किट को फ्लिप कर दिया है। ये जो पॉइंट है ये सी कॉमा डी है, ये पॉइंट जो है सी और डी दोनों ही है, यानी कि ये रेजिस्टर इसके पैरेलल में आ गया। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ गया। अगर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ गया तो दो रेजिस्टर्स आर जब पैरेलल में होते हैं उनका रिजल्टेंट तो R/2 बनता है। तो इस आर और इस आर का रिजल्टेंट बनेगा R/2। ठीक है, सिमिलरली ये रेजिस्टेंस इस वाले के पैरेलल में आ गया। अगर ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले के पैरेलल में आ गया, रेजिस्टेंस आर एक दूसरे रेजिस्टेंस आर के पैरेलल में आ जाए, तो दो आर अगर पैरेलल में है तो उनका रिजल्टेंट तो R/2 बन गया, R/2। ठीक है, फिर इधर से ये वाला आर इस आर के पैरेलल में आ गया, ये वाला आर इस आर के पैरेलल में आ गया, तो ये आर और आर जब पैरेलल में बनते हैं तो वो R/2 हो जाता है। ठीक है, अब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल रहा है इजीली। देखो, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है सर्किट वन, फिर ये सर्किट टू, सर्किट थ्री। ये सर्किट टू के बाद सर्किट थ्री इधर बना रहा हूँ मैं। ये आर और R/2 सीरीज में, आर और R/2 सीरीज में 3R/2। ठीक है, और ये R/2 नीचे, और इधर से, अच्छा तो ये R, और इधर ये R/2। ठीक है, अब ये 3R/2 और R/2 पैरेलल में, 3R/2 और R/2 पैरेलल में, तो इनका फार्मूला R1R2/R1+R2, ये 3R/8 बनेगा। इन दोनों का बन रहा है 3R/8। ठीक है, ये सर्किट टू तो आपने नोट कर लिया होगा शायद, या इसी के साथ मैं बना देता हूँ। तो यह, दिस बिकम्स नाउ, नाउ दिस बिकम्स 3R/8। ठीक है, ये 3R/8 हो गया। अब 3R/8 और R/2 सीरीज में हो गया, ये वाला 3R/8 और ये R/2 सीरीज में आ गया। ठीक है, 3R/8 और R/2 सीरीज में, यानी कि R1+R2, 3R, ये 4R/7 हो गया, 4R/7। तो अब ये जो फाइनल स्टेज पे है, सर्किट फोर, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और इसके पैरेलल में कितना, 7R/8। इसके पैरेलल में 7R/8, फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा R1R2/R1+R2, 7R/15 है इसका आंसर। ठीक है, विच इम्प्लाइज
आर इफेक्टिव इज 7R/15। ये है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था सर्किट 1। सर्किट 1 को सिंप्लीफाई करके ये सर्किट 2 ड्रॉ किया है। सर्किट 2 को सिंप्लीफाई करके सर्किट 3, फिर उस सर्किट 3 से सर्किट 4। फाइनल आंसर आ गया आर इफेक्टिव 7R/15। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। रब कर रहा हूं इसको। हाँ, आगे चल रहे हैं। अब देखो, इसमें ना, इस टॉपिक में कुछ 3D सर्किट्स भी होते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3D सर्किट्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। टू फाइंड आर इफेक्टिव ऑफ 3D सर्किट्स, टू फाइंड आर इफेक्टिव ऑफ 3D सर्किट्स। 3D सर्किट्स में क्यूब के केसेस तो बड़े कॉमन हैं। रेजिस्टर्स को जोड़ के क्यूब बना रखे होते हैं, और क्यूब में कोई दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, उनके बीच की रेजिस्टेंस, या कोई और पॉइंट ले लिया, ए और सी, उनके बीच की रेजिस्टेंस। क्यूब वाले केसेस अभी हम नहीं ले रहे हैं। वैसे क्यूब के केसेस हम लेते हैं, जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें क्यूब के केसेस आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। बाकी प्रेजेंट इस सेशन में मैं क्यूब के अलावा और जो 3D फिगर्स हैं उनका डिस्कशन कर लेता हूँ। 3D में एक वो वेज का केस भी बनता है, वेज। जैसे वो 11th क्लास में जो चैप्टर है ना, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में इस टाइप के केसेस होते हैं। इस टाइप का मतलब ये एक वेज है, इसके ऊपर एक पुली, पुली के साथ दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो फिर ये दो ब्लॉक्स का मास कुछ दो दे दिया, कुछ मास M1 M2। एक ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, दूसरा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब ये जो वेज होता है ना, वेज, वेज इज एक्चुअली ये 3D ऑब्जेक्ट, वेज। वेज एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये तो वेज का साइड व्यू है, या समझ लो ये वेज का फ्रंट व्यू है। सामने से देख रहे हैं तो वेज का बस सामने वाला फेस नजर आ रहा है, ट्रायंगुलर फेस। अगर वेज को थोड़ा टिल्टेड वे में देखें, थोड़ा थोड़ा तिरछा देखें, वेज का अगर साइड व्यू देखें, तो साइड से देखने पे वेज कुछ यूं दिखाई देगा, ऐसे। साइड से देखने पे वेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पुली होगी, और फिर पुली के साथ दो ब्लॉक्स इसके स्लोप पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पुली जोड़ के फिर दो ब्लॉक, एक ब्लॉक इस साइड स्लोप पे है, दूसरा ब्लॉक दूसरी साइड स्लोप पे है, इस टाइप की सिचुएशन होगी। अब यहाँ हम लॉज ऑफ मोशन में क्यों पहुंच गए? लॉज ऑफ मोशन में इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमारा जो 3D सर्किट है ना, वो वेज का केस ले रहे हैं। मतलब ये 3D में जो वेज है, ठीक है, ये मैं पुली हटा रहा हूँ। पुली तो थोड़ा वो लॉज ऑफ मोशन की बात थी ना। अब हमने हर ब्रांच में, हर एज में रेजिस्टर जोड़ दिए हैं। हर एज में रेजिस्टर जोड़ दिए तो एक वेज बन जाएगा। वेज की रेजिस्टेंस पे है क्वेश्चन, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल रेजिस्टर्स आर ईच आर joined to form a wedge. Equal resistors are each are joined to form a wedge. नोट कर लो। ऐसे ही कर। अरे हो जाओ, हाँ हो रहेगा, तैयार हो जाओ। अच्छा, आज तो सामान कम है। हाँ, तो
आर जॉइंड टू फॉर्म ए वेज, एक वेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल, ये पीछे वाला ट्रायंगल, ठीक है। फिर और इसके जो बाकी एजेस हैं, ये वाला एज, ये और ये, और हर एज पर एक रेजिस्टर है। एवरी एज हैज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये एक वेज बना दी है। वेज के हर एज पर रेजिस्टेंस आर है। तो वेज के कुछ दो पॉइंट यूं बाहर निकाल दिए। एक पॉइंट ये वाला ए, और एक पॉइंट इधर बी। ए और बी के बीच का पूछा है। तो इक्वल रेजिस्टर्स आर ईच आर जॉइंड टू फॉर्म ए वेज, फुल स्टॉप। फाइंड आर effective between points A and B of wedge. Find R effective between points A and B of wedge. हाँ, सोचो इसके बारे। देखो, वेज एक सिमेट्रिक सर्किट होता है। वेज इज ए सिमेट्रिक सर्किट, क्योंकि अब इसमें हमें थ्री डी में देखना है। वेज कोई प्लेन सर्किट थोड़ी है, इट इज ए थ्री डी सर्किट। तो वेज को अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं, वेज को अगर फ्रंट से देख रहे हैं, बिल मतलब ट्रायंगल ही नजर आएगा ना फ्रंट से देखने पे, ठीक है। तो वेज का ना एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। वेज हैज दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मतलब ये प्लेन लिया है, ये प्लेन लिया है, दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री का यूज करके इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो फिर जैसा कि हम पिछले सेशन में किए, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी कनेक्ट की, बैटरी की ईएमएफ ई प्लस माइनस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। अब ये करंट यहाँ आके तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो फिर चलो, यहाँ अगर करंट I1 लिया, ठीक है, इस ब्रांच में करंट I1 लिया, तो इधर क्या लें, मतलब I1 ही होगा या कुछ और करंट होगा। इस ब्रांच में अगर I1 है तो इधर I1 होगा या कोई और करंट होगा। इसका जवाब बच्चे दे देते हैं, I1 ही होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। देखो, ये जो वेज है ना, वेज इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये सेंट्रल प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऊपर से जो करंट आ रहा है, ठीक है, जितना करंट लेफ्ट साइड पे जाएगा उतना ही राइट साइड पे जाएगा। करंट दोनों साइड बराबर जाएंगे, दोनों साइड करंट इक्वल जाएंगे सिमेट्री की वजह से। तो बैटरी से जो करंट आ रहा है, जितना करंट इस तरफ जाएगा उतना ही दूसरी तरफ जाएगा, I1, ठीक है। तीसरा जो है ना, तीसरे में करंट I1 नहीं लेना है, उसमें कुछ और करंट होगा I2। उसका रीजन ये है, हमने ये नहीं देखना कि तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट जाएगा, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। पूरा आगे का सर्किट देखा जाता है करंट करंट निकालने के लिए, क्योंकि जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वो पूरे सर्किट में घूम के दूसरे एंड तक पहुंच रहा है ना। तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस को नहीं देखते हैं, पूरा आगे के सर्किट को देखते हैं। उसके बेस पे करंट एंटर कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो, यहाँ आई वन और ये I2। क्योंकि देखो, नीचे वाला पाथ और मतलब नीचे वाले दोनों पाथ आइडेंटिकल है बी तक पहुंचने के लिए, मगर ये वाला पाथ कुछ अलग है, ये वाला पाथ अलग है, ठीक है। तो करंट भी तो अलग जाएगा। तो चलो, सर्किट में करंट एंटरिंग द सर्किट इज 2I1 प्लस I2। करंट एंटरिंग द सर्किट इज 2I1 प्लस I2, तो करंट लीविंग द सर्किट विल ऑल्सो बी
करंट लीविंग द सर्किट वुड ऑल्सो बी 2i1 + i2, और ये वाला करंट तो i2 यूं का यूं सीधा जा ही रहा है। अब ये जो करंट्स यूं ऐसे i1 एंटर कर रहे हैं ना दोनों साइड, ऐसे ही इस तरफ से i1 करंट दोनों साइड से ऊपर की तरफ आएंगे। यहां से दोनों साइड से करंट i1 ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो चलो, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बेस पे पता चल जाता है इस सर्किट के कुछ रेजिस्टर हट रहे हैं, कुछ रेजिस्टर रिमूव हो रहे हैं। कुछ आइडिया है कौन से रेजिस्टर रिमूव होंगे? बच्चे बता देते हैं। एक ये रेजिस्टर रिमूव होगा और एक ये रिमूव होगा। ये दोनों रेजिस्टर रिमूव होंगे। रीजन इज अगेन कि सिमेट्री की वजह से हम देख रहे हैं इन रेजिस्टर्स के ना दोनों एंड्स पे पोटेंशियल बराबर है, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। लेट अस डिस्कस दैट। एज पर नोडल एनालिसिस, लेट वी ए इक्वल टू वी नॉट, यानी कि पॉइंट ए का पोटेंशियल वी नॉट मान लिया, ठीक है। फिर और पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, सी, डी, और इधर मार्क कर दिया ई, एफ, ठीक है। तो फिर हैंस वी सी। अब यहाँ पोटेंशियल वी नॉट है, ये हम मल्टीपल टाइम्स पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ वी नॉट है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, रेजिस्टर आर में करंट i1 फ्लो कर रहा है। यहाँ वी नॉट है तो इधर आएगा, इधर पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट माइनस i1 आर, क्योंकि पोटेंशियल जो है i1 आर अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा ना। यहाँ वी नॉट है, इस पॉइंट पे वी नॉट माइनस i1 आर पोटेंशियल होगा, वी नॉट माइनस i1 आर सी पे, ठीक है। और सेम लॉजिक से डी पे भी होगा। अब यहाँ पोटेंशियल वी नॉट है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ i1 आर, तो डी पे वी नॉट माइनस i1 आर, वी नॉट माइनस i1 आर, ठीक है। हैंस नो करंट फ्लोज इन रेजिस्टर बिटवीन सी एंड डी, रिमूव इट। सी और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ना, सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो रिमूव कर दो, ठीक है, तो रिमूव इट। तो ये रेजिस्टर हट गया, ठीक है। अब ऊपर सिमिलर रीजन से, ड्यू टू सिमिलर रीजन, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ। क्योंकि वही रीजन यहाँ पे भी है। अगर बी पे पोटेंशियल हम वी नॉट, बी पे कुछ पोटेंशियल मान लिया V1, बी पे कुछ पोटेंशियल V1 मान लिया, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, बिकॉज इफ वी बी इक्वल टू V1, देन वीई इक्वल टू वी एफ। बताओ, V इक्वल टू वी एफ कितना होगा? V1, फिर आगे क्या लिखें, प्लस i1 आर होगा, प्लस i1 आर, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है ना। यहाँ V1 है और पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस में i1 आर। यहाँ V1 है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। यहाँ V1 है तो यहाँ V1 प्लस i1 आर रहा होगा। यहाँ V1 है तो पीछे वाले एंड पे V1 प्लस i1 आर रहा, ठीक है। तो E और F का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इसलिए वो रेजिस्टर भी हट जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस भी हट गया। अब ये सर्किट जो है ना दिख रहा है 3D सर्किट, अब ये 2D सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। देखो, ये तीन रेजिस्टर सीरीज में है, ठीक है, ये तीन रेजिस्टर सीरीज में है, और इधर से ये वाले तीन रेजिस्टर्स भी सीरीज में है, और ये सिंगल रजिस्टर आर, ये तीनों चीजें मिलके पैरेलल में बन रही हैं, क्योंकि तीनों के तीनों ए और बी के बीच में जुड़े हैं। मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सर्किट ये बनेगा। आर, हाँ, ये तीन रजिस्टर सीरीज में हो गए, इधर से ये तीन रजिस्टर सीरीज में, और ये आर, और ये सब कुल मिला के पैरेलल में हो गए। क्योंकि देखो, ये जो तीन रजिस्टर सीरीज में है ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाले तीन जो सीरीज में है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये जो आर है ये तो वैसे ही ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये ए और बी बस। तो फाइनली जो आर इफेक्टिव आएगा, 3R और 3R पैरेलल में हो गया 3R/2, 3R और 3R पैरेलल में 3R/2, और 3R/2 और R पैरेलल में।
3r/2 और r पैरेलल में, तो उनका रिजल्ट निकलेगा r1 r2 अपॉन r1 + 3r/5। 3r/5 इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस केस में 3r/5 है। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3D सर्किट सॉल्व किया जा सकता है। आगे चल रहे हैं। हाँ, अब देखो 3D सर्किट्स में ना, 3D सर्किट्स में पिरामिड के केस भी बनते हैं। पिरामिड, ये जो पिरामिड का केस, ये तो सबको पता है। वो इजिप्ट जो कंट्री है, इजिप्ट में पिरामिड्स है ना, इजिप्ट में बड़े पुराने पिरामिड्स हैं। उसी पिरामिड की मैं बात कर रहा हूँ। पिरामिड भी एक्चुअली थोड़ा मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। इजिप्ट में जो पिरामिड है ना, वो स्क्वायर बेस वाले हैं। पिरामिड विद स्क्वायर बेस, मतलब उसका बेस स्क्वायर होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता चला जाता है। ऊपर जाके एक टिप होती है बस। पिरामिड विद स्क्वायर बेस। तो पिरामिड विद स्क्वायर बेस का बेस तो ऐसे स्क्वायर होगा। ठीक है, बेस ऐसे स्क्वायर है। टॉप पर उसका एक एपेक्स है, और ये चारों कॉर्नर्स ऐसे उस एपेक्स से जुड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज पिरामिड विद स्क्वायर बेस। तो रेजिस्टर से ऐसा पिरामिड बना सकते हैं। जितने एजेस दिख रहे हैं, जितने एजेस दिख रहे हैं, हर एज पे एक एक रेजिस्टर हो तो पिरामिड बन जाएगा ना। ठीक है। फिर एक पिरामिड ट्रेंगुलर बेस वाला भी हो सकता है। पिरामिड विद ट्राइंगुलर बेस। ट्राइंगुलर बेस पिरामिड, उसका बेस ऐसे ट्रायंगल होगा। पिरामिड का ये बेस है, बॉटम है, ये ट्रायंगल है। टॉप पर ये एपेक्स, और एपेक्स से ऐसे ये नीचे वाले कॉर्नर सारे जुड़े हुए हैं। एपेक्स से ये कॉर्नर जुड़े हुए हैं। तो दिस इज पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस। तो हर एज पे हर एज पे एक रेजिस्टर लेके ऐसा पिरामिड भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इन पे एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मतलब एक इस पे, एक ट्रायंगुलर पिरामिड पे ले लेते हैं, एक ये स्क्वायर बेस पिरामिड पे ले लेते हैं। ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ये ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड ले रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस, ये पिरामिड है हैविंग ट्रायंगुलर बेस। हर एज पर एक रेजिस्टेंस है। एवरी एज हैज रेजिस्टेंस आर। हाँ, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। रेजिस्टर्स आर joined to form a pyramid having having triangular base. Find, हाँ, निकालना क्या है? Find R
effective between any two corners of pyramid. ठीक है, किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सोचो इसके बारे, बाकी मैं अपनी तरफ से 1 मिनट में शुरू करूंगा। हाँ, तो फिर इसमें कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में निकालना है ना, तो चलो फिर ए और बी के बीच में चलो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं जरा मतलब राइट साइड वाली स्पेस यूज कर लेता हूँ। ए और बी, इनके बीच में लेटस से रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं सिमेट्री का कुछ यूज होगा या नहीं होगा। तो ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जरा, ठीक है। ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई ये करंट भेज रही है। तो फिर ये करंट, अब ये करंट जब सर्किट में एंटर कर रहा है, ये तीन रेजिस्टर्स हैं, तीन हिस्सों में ये करंट डिवाइड होगा, ठीक है। ये करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो चलो फिर अगर सोचें कि यहाँ करंट I1 है, ठीक है, इधर करंट I1 है, तो इधर कितना होगा? ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो चलो तीनों में सेम करंट चला गया, ऐसा नहीं सोचना। ये पिछले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल पाथ देखा जाता है। बी से ए पे जाने का ये पाथ अलग है, बी से ए पे जाने का ये पाथ अलग है, तो करंट सेम कहाँ से हो जाएगा? ये सब पिछले सेशन में हो चुका है सारा। हाँ, तो फिर चलो, ये तीनों पाथ तीनों अलग अलग है या कुछ अभी भी कुछ सिमिट्री है? सिमिट्री ये है, अगर इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रहा है ना, तो इसके बगल वाली ब्रांच में भी I1 फ्लो करेगा, ये सिमिट्री है यहाँ पे। अगर यहाँ करंट I1 है तो इधर भी I1 होगा। उसका लॉजिक ये है, 3D में सिमिट्री देखो ना, 3D में सिमिट्री देखने का मतलब, पॉइंट बी से स्टार्ट करके जरा पॉइंट ए पे पहुंच के देखते हैं। पॉइंट बी से स्टार्ट करके पॉइंट ए पे पहुंच के देखते हैं। देखो, इस पाथ से अगर हम चलें, इस पाथ से चलें तो एक रेजिस्टर और दो रेजिस्टर, दो रेजिस्टर के बाद ए पर पहुंचे। इस पाथ से चलें तो एक और दो, दो रेजिस्टर्स के बाद ए पे पहुंचे। तो इस वाले पाथ से चलें तो एक और दो, दो रेजिस्टर्स के बाद ए पे पहुंचे, ठीक है। मगर दो रेजिस्टर्स के अलावा ना एक तीन रेजिस्टर वाला भी पाथ है यहाँ पे। इस पाथ से चलें तो एक, दो और तीन रेजिस्टर्स के बाद ए पर पहुंच सकते हैं। इस पाथ से चलें तो एक, दो और तीन रेजिस्टर्स के बाद ए पर पहुंच सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि इस पाथ से अगर दो रेजिस्टर्स वाला पाथ है ना बी से ए पहुंचने का, तो दूसरे वाले से भी दो रेजिस्टर्स वाला पाथ है। इससे अगर तीन रेजिस्टर्स वाला पाथ है तो दूसरे से भी तीन रेजिस्टर्स वाला एक पाथ है। इसलिए ये दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं। इसलिए ये दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं, तो हम सिर्फ इस ब्रांच की रेजिस्टेंस को नहीं देखते हैं, पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक के पूरे सर्किट को देखते हैं कि ओवरऑल जब बी से ए तक पहुंच रहे हैं पूरा 3D में, 3 डायमेंशन में पाथ लेके बी से ए तक पहुंच रहे हैं, तो पूरे पाथ में अगर सिमेट्री है तो उसे फिर सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। उस केस में सिमेट्री आर्ग्यूमेंट लगता है। तो यहाँ से दो रेजिस्टर्स वाला पाथ है तो दूसरे से भी दो वाला है, एक से तीन वाला है तो दूसरे से भी तीन वाला है, इसलिए करंट सेम जाएंगे। तीसरे रेजिस्टर में ये करंट नहीं होगा, तीसरे रेजिस्टर में करंट कुछ और लेंगे, I2। क्योंकि यहाँ दो रेजिस्टर से पहुंच रहे हैं ए पे, यहाँ सीधा एक रेजिस्टर से ए पर पहुंच गए, ठीक है।
और यहाँ से वैसे 3 के बाद भी ए पर पहुंच सकते हैं, यहाँ से तो एक रेजिस्टर से ही ए पर पहुंच गए, तो करंट, ये पाथ अलग है, इसमें करंट अलग होगा, I2 फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अब ये सर्किट पता है कैसे सॉल्व होता है? कुछ बच्चे इतनी देर में आंसर ही निकाल देते हैं। एक्चुअली इसमें ये रेजिस्टर हट जाता है, इस सर्किट में ये वाला रेजिस्टर हट जाता है। कैसे हटेगा? नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। एज पर नोडल एनालिसिस, लेट पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू वी नॉट। ठीक है। या ए का ले लिया है, नहीं बी का ले लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ बी इज वी नॉट। ठीक है। तो फिर इन पॉइंट्स को बोल देते हैं सी और डी। देन वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू, ये पता है ना, वी नॉट माइनस I1R होगा। सेम रीजन जो पिछले क्वेश्चंस में था, किसी एक रेजिस्टेंस में करंट हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। यहाँ पोटेंशियल वी नॉट है, यहाँ पोटेंशियल वी नॉट है, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो गया? I1R। यहाँ पोटेंशियल वी नॉट है तो यहाँ कितना हो गया? वी नॉट माइनस I1R। ठीक है। फिर यहाँ वी नॉट है, पोटेंशियल का ड्रॉप I1R हो गया। यहाँ वी नॉट है तो यहाँ हो गया वी नॉट माइनस I1R। तो सी पे पोटेंशियल वी नॉट माइनस I1R, डी पर पोटेंशियल वी नॉट माइनस I1R। ठीक है। तो सी पे पोटेंशियल वी नॉट माइनस I1R, डी पर पोटेंशियल वी नॉट माइनस I1R। तो सी और डी के बीच की जो रेजिस्टेंस है उसके तो दोनों एंड्स इक्वल पोटेंशियल पे हैं, उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। हैंस नो करंट फ्लोज इन रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, फुल स्टॉप, रिमूव इट। और जैसे ही इस रेजिस्टर को हटाएं, ये बाकी सर्किट तो सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है। ए और बी के बीच में ये दो रेजिस्टर सीरीज में है, इधर से ए और बी के बीच में ये दो भी सीरीज में है। ठीक है। तो और बाकी सब जो दिख रहे हैं ना वो पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब ये दो सीरीज में, फिर ये दो सीरीज में, फिर ये दो, और इन दो जो हैं वो कुल मिला के पैरेलल में। मैं इफेक्टिव सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट या रादर सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट सीधा बना रहा हूँ मैं। ये सर्किट ये ऐसे बन जाएगा अभी। दो रेजिस्टर सीरीज में, और फिर और दो सीरीज में, और ये आर। एक एंड ए, दूसरा एंड बी। ये दो रेजिस्टर सीरीज में है ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में और दो सीरीज में है, और फिर ये आर भी ए और बी के बीच में है। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है ना, 2R और 2R पैरेलल में बन गया आर, और आर पैरेलल में लेके फाइनली इसका आर इफेक्टिव R/2। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर R/2। नोट कर लो, आगे चलें। वैसे ये क्वेश्चन कई बच्चे 1 मिनट में आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन बताते ही 1 मिनट में आंसर आ जाता है, फटाफट बता देते हैं आंसर R/2। हमने बाकी इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कस किया है। एक नंबर में वो पिरामिड विद स्क्वायर बेस का भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, पिरामिड विद स्क्वायर बेस एक ऐसे है। देखो, क्वेश्चन पता है क्या है? दिस इज ए पिरामिड हैविंग स्क्वायर बेस। इसके नीचे भी एक ऐसा ही पिरामिड है, इसके नीचे भी एक ऐसा ही पिरामिड है। तो एक इसके नीचे पॉइंट ले लिया ऐसे। ठीक है। और इनको ऐसे जोड़ दिया, ये इस टाइप से है।
दिस इज ए मतलब एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। ये मैं पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा, क्योंकि कई बार 3D सर्किट देखने में ना वो समझ में नहीं आता है कि 3D में सर्किट किस टाइप का बन रहा है। मैं लिख भी देता हूँ। ए, बी, सी, डी, और ये ऊपर वाला ई, नीचे वाला एफ। फिगर shows a system of two pyramids having, एक मिनट, एक मिनट जरा। हाँ, figure shows a system of two pyramids having common square base a b c d। ठीक है। One pyramid has apex, corner e, and other pyramid other pyramid has apex, corner f, and other pyramid has apex corner f। हाँ, और हर एज पे रेजिस्टेंस r है। एवरी एज हैज रेजिस्टेंस r। ठीक है। एवरी एज हैज रेजिस्टेंस r। फाइंड r effective between e and f। e और f के बीच की इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी होती है उनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ना। तो लेट अस कनेक्ट ए बैटरी बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन कौन से रेजिस्टर हटेंगे। तो बैटरी कुछ करंट सप्लाई करेगी, इधर आ रहा है, ठीक है। इन चारों एजेस में ना सेम करंट फ्लो करेगा। इन चारों एजेस में सेम करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। देखो, अगर हम ई से स्टार्ट करें, यहां से देखो दो रेजिस्टर्स के बाद एफ पे पहुंच सकते हैं, यहां से भी दो के बाद एफ पे पहुंच सकते हैं, इस पाथ से भी दो के बाद एफ पे पहुंच सकते हैं, इस पाथ से भी दो के बाद एफ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ पाथ है। तो जैसे इस पाथ से जाए 1 2 3, तीन रेजिस्टर्स के बाद एफ पे पहुंच सकते हैं। यहां से आए तो 1 2 3, तीन रेजिस्टर के बाद एफ पे पहुंचे ना, तीन रेजिस्टर्स के बाद। तो बाकियों में भी तीन तीन रेजिस्टर्स वाला पाथ है। यहां से आए तो 1 2 3 के बाद एफ पे पहुंच गए। यहां से आए तो 1 2 3 के बाद एफ पे पहुंच गए। यहां से आए तो 1 2 3 के बाद एफ पे पहुंच गए। तो बेसिकली सारे पाथ आइडेंटिकल है ना। ई से स्टार्ट करके एफ पर अगर आए तो अलग अलग पाथ से हम इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को क्रॉस करके आते हैं। इसलिए ये चारों पाथ आइडेंटिकल हैं। चारों के चारों में इक्वल करंट जाएगा। ठीक है। चारों में इक्वल करंट जाएगा तो फिर अब अगर इसमें हम मतलब वो नोडल एनालिसिस लगाएं, लेट पोटेंशियल ऑफ ई इक्वल टू वी नॉट, देन पता है क्या होगा? ये जो स्क्वायर बेस है ना, इसके चारों कॉर्नर्स तो इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे। वी नॉट माइनस आई आर हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो ये करंट अगर ई से डी की तरफ जा रहा है, करंट ई से डी की तरफ जा रहा है, तो ई का पोटेंशियल हाई डी का लो होगा, ई का पोटेंशियल हाई डी का लो होगा।
ई का पोटेंशियल वी नॉट है तो डी का पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट माइनस आई आर, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब जैसे डी का पोटेंशियल हुआ उसी रीजन से ए का पोटेंशियल बी का भी यही होगा, वी नॉट माइनस आई आर। ए बी सी और डी का तो पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इनके बीच के जो रेजिस्टेंस हैं उनमें तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। हैंस रिमूव आर बिटवीन ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, बी कॉमा सी और डी कॉमा ए, ठीक है। इनके बीच के रेजिस्टर्स हटा देते हैं। इनके बीच के रेजिस्टर हटा दिए, अब तो सर्किट ही कुछ नहीं बचा है। ये दो रेजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, इधर से ये वाले दो रेजिस्टर सीरीज में, ये वाले दो रेजिस्टर सीरीज में, और इधर से ये दो भी सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्किट पता है क्या बनेगा, दो रेजिस्टर, दो दो रेजिस्टर सीरीज में, और ये चारों मिलके पैरेलल में है। एक पॉइंट ई, दूसरा एफ। ये दो दो रेजिस्टर सीरीज में है, ठीक है। दो दो रेजिस्टर सीरीज में और चारों मिलके पैरेलल में, क्योंकि चारों के देखो, चारों के केसेस में एक एक एंड सबका ई से जुड़ा है, दूसरा एंड एफ से जुड़ा है, ठीक है। तो ये तो सारे पैरेलल में आ गए। टेकिंग एवरी रेजिस्टेंस आर, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, टेक एवरी रेजिस्टेंस आर, ठीक है। टेक ईच रेजिस्टेंस आर। बस फिर तो ये चार रेजिस्टर्स हैं, टू आर, चारों पैरेलल में। तो फाइनली इसका जो रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा R/2। आर इफेक्टिव इसका R/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है ये। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसे सर्किट की जिसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और बाकी कुछ फर्दर टॉपिक्स के साथ मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।